साल 1818 में मशहूर लेखिका फ्रैंकेनस्टीन के जरिए मैरी शेली ने दुनिया को एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाई थी जिसमें इंसानी शरीर के टुकड़ों को जोड़कर एक भयानक जीव बनाया गया था। लेकिन सोचिए, अगर उस कहानी का अंत कभी हुआ ही ना हो, अगर उसके कुछ हिस्से अधूरे रह गए हों। और अब कल्पना कीजिए, मौत के बाद भी मैरी शेली की आत्मा शांत नहीं हुई, मानो वो किसी भी कीमत पर अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती हो। अब कहानी पहुंचती है शिकागो साल 1936 में। यहां आइडा नाम की एक महिला एक पार्टी में शामिल होती है, लेकिन ये पार्टी धीरे धीरे एक डरावने मोड़ पर पहुंचने लगती है। दोस्तों के दबाव में आकर आइडा ऐसी चीजें करने लगती है जिनसे वो खुद असहज महसूस कर रही होती है। एक लड़की को किस करना और जबरदस्ती ऑयस्टर खाना, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है। अचानक आइडा के शरीर में अजीब हरकतें होने लगती है, उसका शरीर झटके खाने लगता है और तभी उसे अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैरी शेली की होती है। कुछ ही पलों में आइडा का पूरा व्यवहार बदल जाता है, उसका चलना, बोलना, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी एक शालीन अंग्रेजी लहजे में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। वो अचानक कविताओं जैसी रहस्यमयी लाइनें बोलने लगती है, टेबल पर चढ़ जाती है और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। इतना ही नहीं, वो पास खड़े एक आदमी को आकर्षित करने की कोशिश भी करती है। कमरे का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। उसके दोस्त उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडा और ज्यादा उग्र होती चली जाती है। तभी वो अचानक एक खतरनाक अपराधी बॉस लुपिनो की तरफ इशारा करके उसे असली राक्षस कह देती है। उसकी बातें और भी अजीब होने लगती है, मानो वो ऐसी यादों के बारे में बोल रही हो जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। लुपिनो गुस्से में अपने आदमियों जेम्स और क्लाइड को उसे बाहर ले जाने का आदेश देता है। दोनों आइडा को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, लेकिन वो लगातार चिल्लाती रहती है और उन पर आरोप लगाती रहती है। बाहर आने के बाद भी आइडा शांत नहीं होती, उसकी बातें और हरकतें लगातार डरावनी होती जाती है। आखिरकार जेम्स अपना आपा खो बैठता है और उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन आइडा तुरंत पलटकर जवाब देती है। जब जेम्स दोबारा उस पर हाथ उठाता है, तब क्लाइड बीच में आकर हालात को और बिगड़ने से रोकता है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। आइडा का व्यवहार और भी रहस्यमयी और खतरनाक बनने लगता है, यहाँ तक कि क्लाइड भी अपना धैर्य खो देता है और वह भी आइडा पर हाथ उठा देता है। मगर डरने की बजाय आइडा जेम्स का मजाक उड़ाने लगती है। उसकी बातें जेम्स को इतना भड़का देती है कि वो गुस्से में आकर आइडा को जोरदार मुक्का मार देता है। अब तक क्लाइड को यकीन होने लगता है कि आइडा के साथ कुछ अलौकिक हो रहा है। उसे महसूस होता है कि शायद किसी अनजानी शक्ति ने आइडा को अपने कब्जे में ले लिया है। घबराकर वो जेम्स से कहता है कि तुरंत किसी डॉक्टर या फिर किसी पादरी को बुलाकर लाओ। लेकिन अब आइडा नहीं रही थी, मानो उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। अचानक वो ऐलान करती है कि फ्रैंकेनस्टीन की कहानी अब आगे बढ़ने वाली है और बहुत जल्द ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो अब तक दुनिया से छिपे हुए थे। उसकी बातें सुनकर क्लाइड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या किया जाए। गुस्से और डर में आकर क्लाइड आइडा को जोर से सीढ़ियों की तरफ धक्का दे देता है। आइडा बुरी तरह सीढ़ियों से लुढ़कती चली जाती है। गिरते वक्त उसकी टांग टूट जाती है और जब वो नीचे पहुंचती है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। अगले दिन कहानी में एंट्री होती है कॉर्नेलिया की, एक ऐसी महिला जो मृत लोगों को दोबारा जिंदा करने के प्रयोगों में माहिर होती है। उसी दौरान उससे मिलने एक रहस्यमयी आदमी आता है। शांत आवाज में वो दावा करता है कि वही असली फ्रैंकेनस्टाइन का जीव है। पहले तो कॉर्नेलिया को लगता है कि ये कोई मजाक है। वो उससे अपना चेहरा दिखाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी टोपी और स्कार्फ हटाता है, उसका भयानक चेहरा देखकर कॉर्नेलिया के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे रोकते हुए याद दिलाता है कि पिछले कई महीनों से वही उसे चिट्ठियां लिख रहा था। ये सुनते ही कॉर्नेलिया ठिठक जाती है। कुछ पल सोचने के बाद वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। सावधानी से उसका हाथ मिलाते हुए वो उसके शरीर का निरीक्षण करने लगती है। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी साफ दिखाई देने लगती है। वो आदमी खुद को फ्रैंक कहकर परिचय देता है। फ्रैंक बताता है कि वो लंबे समय से कॉर्नेलिया के रिसर्च पर नजर रख रहा था, खासतौर पर मरे हुए लोगों को दोबारा जीवित करने वाले उसके प्रयोगों पर। अब फ्रैंक की सिर्फ एक इच्छा है, वो चाहता है कि कॉर्नेलिया उसके लिए एक साथी बनाए, कोई ऐसा जो उसकी तरह अकेला न हो। लेकिन इससे पहले कि दोनों आगे बात कर पाते, तभी कॉर्नेलिया की असिस्टेंट ग्रेटा कमरे में आ जाती है। फ्रैंक को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। ग्रेटा डर के मारे तुरंत कमरे से भाग जाती है। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है, तब फ्रैंक अपने लंबे अकेलेपन के बारे में खुलकर बात करता है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर कॉर्नेलिया का दिल थोड़ा पिघलने लगता है। आखिरकार वो फ्रैंक को अपने इंस्टीट्यूट में रहने की जगह दे देती है ताकि वे मिलकर ये तय कर सकें कि आगे क्या करना है। उस शाम फ्रैंक अकेले एक थिएटर में पहुंचता है जहां उसके पसंदीदा अभिनेता रॉनी की फिल्म चल रही होती है।
फिल्म शुरू होते ही फ्रैंक पूरी तरह उसमें खो जाता है। खासतौर पर उसके रोमांटिक दृश्यों में वो धीरे धीरे फिल्म के डायलॉग खुद बोलने लगता है, गानों के साथ गुनगुनाने लगता है, यहाँ तक कि अपनी सीट पर बैठे बैठे डांस स्टेप्स की नकल भी करने लगता है। उसकी हरकतें देखकर आसपास बैठे लोग परेशान होने लगते हैं। आखिरकार एक दर्शक गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है, तब जाकर फ्रैंक शांत होता है। लेकिन कुछ पलों के लिए फ्रैंक अपनी ही कल्पनाओं में खो जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है मानो वो खुद उस फिल्म की दुनिया का हिस्सा हो, जैसे पहली बार वो भी सामान्य इंसानों की तरह प्यार और खुशी महसूस कर रहा हो। अगले दिन कहानी एक और अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। फ्रैंक आखिरकार कॉर्नेलिया को अपनी असली इच्छा बता देता है। वो चाहता है कि कॉर्नेलिया उसकी मदद करे ताकि अलग अलग इंसानी शरीर के हिस्सों को जोड़कर उसके लिए एक साथी बनाया जा सके। ये सुनते ही कॉर्नेलिया हैरान रह जाती है। पहले तो उसे लगता है कि फ्रैंक मजाक कर रहा है, इसलिए वो हल्का सा हंस देती है। लेकिन फ्रैंक का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है, उसकी आवाज ऊंची हो जाती है और पहली बार उसके अंदर का दर्द साफ दिखाई देता है। वो कॉर्नेलिया से कहता है कि जब कल उन्होंने हाथ मिलाया था तब वो उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब किसी इंसान ने उसे छुआ था। ये सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। फ्रैंक आगे कहता है कि उसे लगा था कॉर्नेलिया बाकी लोगों से अलग है, कोई ऐसी इंसान जो अनजान और डरावनी चीजों को समझने की हिम्मत रखती हो। वो यहाँ तक पूछ बैठता है कि क्या उसकी जिज्ञासा सच में असली है या फिर सिर्फ दिखावा। फ्रैंक की बातें कॉर्नेलिया के मन में गूंजती रहती है। धीरे धीरे उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और उसकी जगह गहरी सोच ले लेती है। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी कॉर्नेलिया आखिरकार फ्रैंक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात फ्रैंक और कॉर्नेलिया एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं। अंधेरे और सन्नाटे के बीच दोनों मिलकर हाल ही में दफनाए गए एक शव को कब्र से बाहर निकालते हैं। बड़ी सावधानी से वे उस लाश को इंस्टीट्यूट तक ले आते हैं, लगभग बिना किसी की नजर में आए। लेकिन अंदर घुसते वक्त अचानक फ्रैंक से एक फूलदान टकराकर गिर जाता है। तेज आवाज पूरे भवन में गूंज उठती है। ये आवाज सुनकर ग्रेटा सतर्क हो जाती है। वो बाहर निकलकर देखती है और एक पल के लिए उसे फ्रैंक और कॉर्नेलिया की झलक दिखाई देती है, साथ ही वो भयानक शव भी जिसे वे अंदर लेकर आए थे। इधर लैब के अंदर कॉर्नेलिया अपने उपकरण तैयार करने लगती है। मशीनें चालू होती है, तार जोड़े जाते हैं और पूरा कमरा किसी डरावने प्रयोगशाला जैसा दिखने लगता है। उसी दौरान फ्रैंक उस शव को ध्यान से देखता है और अचानक ठिठक जाता है। वो उस चेहरे को पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि आइडा होती है। फ्रैंक के मन में अचानक संदेह पैदा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि आइडा उसके लिए बहुत सुंदर है, बहुत परफेक्ट, जैसे वो कभी उसके जैसी डरावनी जिंदगी का हिस्सा बन ही नहीं सकती। घबराकर वो कॉर्नेलिया से कहता है कि शायद उन्हें रुक जाना चाहिए और ये काम किसी दूसरे दिन करना चाहिए। लेकिन तभी ग्रेटा चुपके से लैब के पास आकर अंदर झांकने की कोशिश करती है। कॉर्नेलिया तुरंत हरकत में आती है। वो तेजी से जाकर ग्रेटा को पीछे धकेल देती है और दरवाजा मजबूती से बंद कर देती है। फिर वो फ्रैंक की तरफ मुड़कर साफ कहती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लैब में एक लाश को छिपाकर रखना नामुमकिन है, इसलिए उन्हें अभी इसी वक्त प्रयोग पूरा करना होगा। दोनों मिलकर आइडा के शरीर को मशीनों पर रखते हैं और उसे उपकरणों से जोड़ देते हैं। कॉर्नेलिया धीरे धीरे सिस्टम को एक्टिव करना शुरू करती है। एक एक करके मशीनें चालू होने लगती है, लेकिन बढ़ता तनाव फ्रैंक को अंदर से तोड़ने लगता है। उसकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। ये देखकर कॉर्नेलिया कुछ पल के लिए रुकती है। वो फ्रैंक को शांत करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। फिर दोनों मिलकर आखिरी स्विच दबा देते हैं। अचानक पूरी लैब मशीनों की गड़गड़ाहट से भर उठती है। एक खास केमिकल घोल आइडा के शरीर में दौड़ाया जाता है, जबकि तेज बिजली का करंट उसके शरीर में प्रवाहित होने लगता है। ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि कई बल्ब फट जाते हैं और पूरा कमरा चमकती रोशनी से भर जाता है। धीरे धीरे सारी ऊर्जा आइडा के शरीर में समाने लगती है और फिर एक भारी दर्द भरी सांस के साथ आइडा दोबारा जिंदा हो जाती है। कुछ ही पलों बाद आइडा का शरीर अचानक जोर से झटका खाता है। वो बुरी तरह खांसने लगती है और उसके अंदर डाला गया अजीब केमिकल उसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। कॉर्नेलिया पीछे हटते हुए गहरी सांस लेती है और ऐलान करती है कि प्रयोग सफल हो चुका है। अब फ्रैंक को उसका साथी मिल चुका था, लेकिन आइडा पूरी तरह उलझन में दिखाई देती है। वो बेसरपैर की बातें करने लगती है, मानो उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ देर बाद वो सिर्फ एक ही बात कहती है, उसे यहाँ से जाना है और अपने घर वापस लौटना है। लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसका शरीर जवाब दे देता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर फ्रैंक तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइडा घबराकर पीछे हट जाती है। वो साफ तौर पर उसका स्पर्श स्वीकार नहीं करना चाहती। तभी कॉर्नेलिया की नजर आइडा की टांग पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी टांग में गंभीर चोट है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि आइडा कहती है उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। धीरे धीरे सवाल जवाब के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। आइडा को अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद ही नहीं है।
उसे ये तक याद नहीं कि वो कौन थी या उसके साथ क्या हुआ था। फ्रैंक अंदाजा लगाता है कि शायद उसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे आइडा को समझाते हैं कि वो रात भर इंस्टीट्यूट में ही रुके और आराम करे। इसके बाद कॉर्नेलिया फ्रैंक को कमरे से बाहर भेज देती है ताकि वो अकेले में आइडा की चोट की ठीक से जांच कर सके। उधर फ्रैंक खुद को व्यस्त रखने के लिए एक और फिल्म देखने बैठ जाता है, जबकि इधर कॉर्नेलिया बड़ी सावधानी से आइडा की टूटी हुई टांग पर सपोर्टिंग ब्रेस लगाती है। इसी दौरान आइडा के मन में फ्रैंक को लेकर सवाल उठने लगते हैं। वो कॉर्नेलिया से पूछती है कि आखिर वो आदमी है कौन। कॉर्नेलिया बिना घुमाए फिराए सच बता देती है। वो कहती है कि आइडा को फ्रैंक की दुल्हन बनने के लिए वापस जिंदा किया गया है। ये सुनते ही आइडा हैरान रह जाती है। वो तुरंत इस बात का विरोध करती है। उलझन और बेचैनी से भरी आइडा कहती है कि वो उस आदमी को जानती तक नहीं, फिर वो उसकी दुल्हन कैसे बन सकती है। कुछ समय बाद आइडा एक अजीब और सपनों जैसी हालत में पहुंच जाती है। उसे महसूस होता है कि वो एक खिड़की के साथ दबाई हुई खड़ी है, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे वही रोके हुए हो। तभी उसके चारों तरफ एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज मैरी की होती है, शांत लेकिन बेहद डरावनी। मैरी आइडा को देखकर कहती है कि वो भी बस उसकी एक और रचना है, एक और राक्षस। धीरे धीरे आइडा का शरीर खिड़की से ऊपर उठने लगता है। घबराई हुई आइडा जवाब मांगती है। वो मैरी से विनती करती है कि उसकी खोई हुई यादें उसे वापस दे दी जाएं। लेकिन मैरी बिना किसी हिचकिचाहट के साफ इनकार कर देती है। उसी दौरान आइडा का हाथ पास लगे एक बल्ब को छू जाता है और अचानक बल्ब तेज धमाके के साथ फट पड़ता है। एक तेज झटका आइडा के पूरे शरीर में दौड़ जाता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अचानक आइडा की आंख खुलती है। वो खुद को फिर से उसी लैब में पाती है। पास ही फ्रैंक फर्श पर गहरी नींद में सोया पड़ा होता है। आइडा धीरे से उसके करीब जाती है और उसके चेहरे पर हल्की फूंक मारकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो होता है उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। घबराकर फ्रैंक अचानक उठता है और बिना सोचे समझे आइडा पर हाथ चला देता है। उसका वार सीधे आइडा की आंख पर लगता है। जैसे ही फ्रैंक को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, वो तुरंत पीछे हट जाता है और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगता है। माहौल को सामान्य करने के लिए फ्रैंक जल्दी से एक छाता उठा लेता है और उसी फिल्म के खुशमिजाज डांस स्टेप्स की नकल करने लगता है जो उसने पहले थिएटर में देखी थी। वो कोशिश करता है कि आइडा को लगे कि वो खतरनाक नहीं बल्कि दोस्ताना स्वभाव का है। अभी उलझन में डूबी आइडा को याद आता है कि कॉर्नेलिया ने कुछ देर पहले कमरे का दरवाजा बंद किया था। वो हैरानी से पूछती है कि फिर फ्रैंक अंदर आया कैसे। फ्रैंक बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब देता है कि उसने दरवाजे का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो खिड़की से अंदर आया था, लेकिन इससे पहले कि दोनों और बात कर पाते तभी कॉर्नेलिया कमरे में दाखिल होती है। अंदर आते ही उसकी नजर खिड़की के पास टूटे हुए बल्ब पर पड़ती है और तुरंत उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ अजीब जरूर हुआ है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान आइडा खाने से पूरी तरह इनकार कर देती है। कॉर्नेलिया उसे समझाने की कोशिश करती है। वो छोटे छोटे सुझाव देती है, नए कपड़े पहनने के लिए, उसके शरीर पर पड़े अजीब दाग साफ करने के लिए, लेकिन आइडा हर बात को ठुकरा देती है। धीरे धीरे उसकी झुंझलाहट गुस्से में बदलने लगती है। वो मेज पर रखी चीजों को नीचे फेंकना शुरू कर देती है, मानो साफ कहना चाहती हो कि उसे किसी की मदद, दिलासा या समाधान नहीं चाहिए, उसे बस वहां से बाहर निकलना है। लेकिन जब कॉर्नेलिया दरवाजे खोलने से मना कर देती है, तब आइडा खुद ही रास्ता निकालने का फैसला करती है। फ्रैंक की मदद से वो खिड़की के रास्ते बाहर निकलती है और दोनों चुपचाप इंस्टीट्यूट से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक थिएटर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही फ्रैंक का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो उत्साह से अपने पसंदीदा अभिनेता रॉनी के बारे में बातें करने लगता है। उसकी फिल्मों के किस्से, छोटी छोटी जानकारियां, मानो पहली बार वो सच में खुश महसूस कर रहा हो। लेकिन आइडा का मन वहां ज्यादा देर रुकने का नहीं होता। कुछ ही देर में वो फ्रैंक को अपने साथ एक शोर शराबे से भरे क्लब में ले जाती है। डांस फ्लोर पर पहुंचते ही आइडा खुलकर नाचने लगती है। उसके डांस मूव्स अजीब और अनिश्चित होते हैं, लेकिन उनमें एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। वो फ्रैंक को भी अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन फ्रैंक झिझक जाता है। वो दूर बैठकर सिर्फ उसे देखना पसंद करता है। उसी दौरान उसकी कल्पनाएं फिर से हावी होने लगती है। वो आइडा को अपने मन में एक खूबसूरत, शालीन महिला के रूप में देखने लगता है, मानो वो किसी फिल्म का परफेक्ट दृश्य हो, जहां आइडा शानदार कपड़ों में रॉनी के साथ खूबसूरती से डांस कर रही हो। इधर आइडा क्लब के वॉशरूम में जाती है और आईने में खुद को ध्यान से देखने लगती है। वो नोटिस करती है कि उसके शरीर पर पड़े अजीब दाग अब भी गायब नहीं हुए हैं, बल्कि अब तो उसकी जीभ पर भी दिखाई देने लगे हैं। तभी वहां मौजूद एक दूसरी महिला उसकी मदद की पेशकश करती है और आराम से उसका मेकअप ठीक करने लगती है। कुछ देर बाद आइडा फिर से डांस फ्लोर पर लौट जाती है, जबकि फ्रैंक अब भी दूर मेज पर बैठा चुपचाप ड्रिंक पीते हुए उसे देखता रहता है। कुछ ही देर में आइडा को डांस करने के लिए एक आदमी मिल जाता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी का व्यवहार सीमा पार करने लगता है।
उसका तरीका असहज और जबरदस्ती भरा हो जाता है। तभी उसका एक दोस्त भी बीच में शामिल हो जाता है, जिससे माहौल और खराब हो जाता है। आइडा तुरंत समझ जाती है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। वो दोनों को जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वे पीछे हटने का नाम नहीं लेते। गुस्से में आइडा जोर से चिल्लाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि उससे दूर रहें। वो साफ कह देती है कि वो किसी से नहीं डरती, यहाँ तक कि लुपिनो और उसके लोगों से भी नहीं। लेकिन उसकी बात सुनकर वे आदमी और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तभी अचानक फ्रैंक बीच में आ जाता है और आइडा को वहां से खींचकर बाहर ले जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं होती। वही आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। चलते चलते वे लगातार उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें उकसाते रहते हैं। फिर अचानक वे हमला कर देते हैं। फ्रैंक को जोर से मारकर जमीन पर गिरा दिया जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे दोबारा आइडा को पकड़ लेते हैं। लेकिन आइडा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पूरी ताकत से उनका विरोध करती है, यहाँ तक कि वो उनमें से एक आदमी को काट भी लेती है और भागने की कोशिश करती है। मगर कुछ ही कदम बाद वे उसे गिरा देते हैं और तभी फ्रैंक का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके अंदर का राक्षस पूरी तरह जाग उठता है। वो एक हमलावर को पकड़कर बार बार दीवार से दे मारता है, जब तक कि वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। इसके बाद फ्रैंक दूसरे आदमी पर टूट पड़ता है। वो उसे जमीन पर पटक देता है और बेरमी से उस पर हमला करता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। लेकिन तभी अचानक अंधेरे में एक तेज फ्लैश चमकता है। किसी ने उनकी तस्वीरें खींच ली थी। आइडा और फ्रैंक घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे मौजूद शख्स तब तक वहां से गायब हो चुका होता है। कुछ ही पलों बाद दूर से पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देने लगती है। समय बर्बाद किए बिना फ्रैंक और आइडा तेजी से इंस्टीट्यूट की तरफ भागते हैं। रास्ते में फ्रैंक समझ जाता है कि अब हालात बहुत खराब होने वाले हैं। वो आइडा से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वह भी मुसीबत में फंस जाएगी। इसके बाद फ्रैंक दीवार फांद कर अंदर जाता है और अपनी खिड़की के रास्ते कमरे में घुसकर अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब वो वापस बाहर आता है तो आइडा अब भी वही उसका इंतजार कर रही होती है। फ्रैंक उसे चेतावनी देता है कि बहुत जल्द लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। एक गुस्साई भीड़, बिल्कुल पहले की तरह। वो आइडा से कहता है कि उसे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी, आइडा को अब याद ही नहीं था कि उसका घर कहाँ है। कुछ पल की खामोशी के बाद आइडा बिना कुछ कहे फ्रैंक का हाथ पकड़ लेती है और फिर दोनों अंधेरी रात में साथ भाग निकलते हैं। कुछ समय बाद आइडा फिर एक डरावने सपने में खो जाती है। इस बार वो अपने ही कटे हुए सिर को एक कांच के जार के अंदर देखती है। वो सांस लेने के लिए तड़प रही होती है। तभी फिर से मैरी की आवाज गूंजती है, ठंडी और बेरहम। मैरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं, लेकिन साथ ही उसे अपने असली नाम को खोजने के लिए उकसाती भी है। अचानक आइडा की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि फ्रैंक उसे हिला हिलाकर जगा रहा है। तभी पता चलता है कि दोनों चुपके से एक चलती ट्रेन में छिपकर सफर कर रहे हैं। कुछ देर बाद ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। उसी दौरान फ्रैंक को बाहर पुलिस वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। वे आसपास तलाशी ले रहे होते हैं। खतरा भांपते ही दोनों तुरंत लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के पीछे छिप जाते हैं और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करते हैं। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए फ्रैंक अपनी जेब से एक अखबार की कटिंग निकालता है। वो उसके पसंदीदा अभिनेता रॉनी के बारे में छपा हुआ एक आर्टिकल होता है। दोनों फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं और कुछ देर के लिए माहौल सामान्य सा लगने लगता है। आइडा धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाने लगती है। ठीक उसी वक्त जब ट्रेन दोबारा चल पड़ती है, फ्रैंक तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक पुलिस अधिकारी वो आवाज सुन लेता है और जांच करते हुए वापस उनकी तरफ आने लगता है। दोनों फिर से छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार फ्रैंक पकड़ा जाता है। कोई और रास्ता न देखकर फ्रैंक खुद बाहर आ जाता है। उसे देखते ही पुलिस अधिकारी डर से चौंक जाता है और तुरंत अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आइडा तेजी से आगे बढ़ती है और उसे धक्का दे देती है। अधिकारी चलती ट्रेन से नीचे पटरियों पर जा गिरता है। अगली सुबह क्लब के बाहर हुई घटना की जांच शुरू हो जाती है। इस केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव जेक और उसकी असिस्टेंट मना को दी जाती है। रिपोर्ट्स के साथ साथ उन्हें कुछ तस्वीरें और जानकारी भी मिलती है। जांच के दौरान पता चलता है कि फ्रैंक अक्सर एक थिएटर में देखा जाता था, जबकि आइडा अपने बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वो खतरनाक लोगों के खिलाफ बोलने से भी नहीं डरती थी। इधर दूसरी तरफ दोनों भगोड़े आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। उनकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। एक समय तो ऐसा आता है जब फ्रैंक कुछ सिक्के इकट्ठा करने के लिए सीधे एक फाउंटेन में कूद पड़ता है ताकि किसी तरह गुजारा हो सके। बाद में दोनों एक सुनसान और टूटी फूटी इमारत में शरण लेते हैं। वही आइडा को एक अखबार मिलता है जिसमें फ्रैंक के बारे में खबर छपी होती है और उसमें उसे फ्रैंक की दुल्हन कहा गया होता है। ये पढ़कर आइडा बेचैन होती है। वो फ्रैंक से पूछती है कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है। कुछ पल सोचने के बाद फ्रैंक उसे एक नाम देता है, पेनेलोप रोजर्स। लेकिन आइडा उस नाम को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद अपना नया नाम चुनती है।
पेनेलोप फ्रैंकेनस्टाइन, मानो वो अब अपनी नई पहचान और किस्मत को अपनाने लगी हो। कुछ ही देर बाद आइडा मजाकिया अंदाज में फ्रैंक के करीब आने लगती है। उसका व्यवहार थोड़ा ज्यादा निजी और नजदीकी भरा हो जाता है, लेकिन ये देखकर फ्रैंक साफ तौर पर असहज महसूस करने लगता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है और बात को वहीं रोक देता है, इससे पहले कि स्थिति और आगे बढ़े। अगले दिन डिटेक्टिव जेक और माँ रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं, जहां एक शव मिला होता है। वहां मौजूद स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इस बात पर शक होता है कि इस घटना का किसी अजीब दिखने वाले संदिग्ध से कोई संबंध हो सकता है। उनका मानना होता है कि अगर कोई इंसान इतना अलग और डरावना दिखता तो लोगों की नजर से बच ही नहीं सकता था। लेकिन तभी माँ की नजर पास पड़ी एक चीज पर जाती है। वो रॉनी से जुड़ी एक अखबार की कटिंग होती है। बाद में लंच के दौरान माँ वो कटिंग जेक को दिखाती है। दोनों ध्यान से सारी जानकारी जोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक संभावित कड़ी दिखाई देने लगती है। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि अब उन्हें न्यूयॉर्क जाना होगा। उधर दूसरी तरफ आइडा अपने अतीत को लेकर और ज्यादा बेचैन होने लगती है। वो फ्रैंक से निजी सवाल पूछना शुरू करती है। वो जानना चाहती है कि सब कुछ बदलने से पहले उनका रिश्ता कैसा था। फ्रैंक उसे दिलासा देने के लिए बस इतना कहता है, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। इसके बाद आइडा के मन में ट्रेन वाली घटना आ जाती है। वो घबराते हुए पूछती है कि वो पुलिस अधिकारी ठीक तो है ना। फ्रैंक नहीं चाहता कि आइडा खुद को दोषी महसूस करे, इसलिए वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, भले ही सच्चाई कुछ और हो। लेकिन ये शांत पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक फ्रैंक बेचैन होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे कीमती चीज गायब है, रॉनी वाली अखबार की कटिंग। ये सोचते ही उसकी घबराहट तेजी से बढ़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो पूरी तरह परेशान दिखाई देता है। खुद को संभालने के लिए वो तुरंत एक फैसला करता है, उसे फिल्म देखने जाना होगा, क्योंकि सिनेमा ही वो एक जगह थी जहां जाकर उसका बेचैन मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता था। थिएटर के बाहर डिटेक्टिव जेक और माँ पहले से ही जाल बिछाकर बैठे होते हैं। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि फ्रैंक और आइडा को पकड़ सके। उधर दूसरी तरफ फ्रैंक बिल्कुल सामान्य अंदाज में एक ठेले से प्रेट्जेल उठाता है और आइडा को देते हुए कहता है कि ये उसकी पसंदीदा चीज हुआ करती थी। इसके बाद वो फिर से अपनी पसंदीदा रॉनी वाली फिल्म देखने की जिद करने लगता है, लेकिन आइडा अब उस फिल्म से परेशान हो चुकी होती है। वो फ्रैंक को खींचकर दूसरे थिएटर हॉल में ले जाती है और इसी चक्कर में दोनों बिना जाने जेक और माँ की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। अंदर पहुंचकर दोनों फिल्म देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आइडा का ध्यान पास बैठे एक कपल पर जाता है। धीरे धीरे माहौल असहज लगने लगता है, क्योंकि वो आदमी लड़की की झिझक को नजरअंदाज कर रहा होता है। आइडा खुद को रोक नहीं पाती। वो तुरंत बीच में पड़ जाती है और उस आदमी का सामना करते हुए साफ कहती है कि उसे सामने वाली की मर्यादा और इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उनकी बहस से पूरे थिएटर का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और तभी वो आदमी फ्रैंक और आइडा को ध्यान से देखता है और अचानक घबरा उठता है। उसे एहसास हो जाता है कि यही वे लोग हैं जिनके बारे में खबरें चल रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगता है कि वे दोनों खतरनाक हैं। कुछ ही सेकंड में थिएटर का शांत माहौल अफरात फरी में बदल जाता है। लोग डरकर बाहर भागने लगते हैं। स्थिति बिगड़ती देखकर फ्रैंक तुरंत आइडा का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से खींचकर बाहर ले जाता है। बाहर मचा हंगामा जेक और माँ का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लेता है और वे तुरंत जांच के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक और आइडा तेजी से सड़कों पर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनका रास्ता एक पुलिस कार रोक देती है। कोई और रास्ता न देखकर दोनों पास की एक इमारत में घुस जाते हैं। भागते भागते वे एक किचन एरिया में पहुंच जाते हैं और गलती से सीधे एक आलीशान पार्टी के बीच जा निकलते हैं। खुद को बचाने के लिए दोनों तुरंत सर्विंग ट्रे उठा लेते हैं ताकि वे वहां काम करने वाले स्टाफ जैसे दिखें। इसी बीच मौका मिलते ही वे खाने के छोटे छोटे टुकड़े भी चुपके से खाने लगते हैं। फ्रैंक कोशिश करता है कि किसी की नजर उस पर न पड़े, लेकिन तभी सब बदल जाता है। उसकी नजर अचानक रॉनी पर पड़ती है। अपने पसंदीदा अभिनेता को सामने देखकर फ्रैंक खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधे उसके पास चला जाता है और अपनी जिंदगी की एक बेहद निजी बात बताने लगता है। वो कहता है कि कई साल पहले रॉनी की एक छोटी सी मुस्कान ने उसे ऐसा महसूस कराया था कि वो भी दुनिया में मायने रखता है, कि वो अकेला नहीं है। फ्रैंक मानता है कि उसी एक पल ने उसे मुश्किल समय में जिंदा रहने की ताकत दी थी। रॉनी उसकी बात सुनकर बस हल्के मजाक में जवाब देता है और फिर अपने दोस्तों की तरफ लौट जाता है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि फ्रैंक के लिए वो बात कितनी गहरी थी। रॉनी का यह रवैया फ्रैंक को अंदर तक चोट पहुंचा देता है। गुस्से और दर्द में वो अपने हाथ की ट्रे नीचे गिरा देता है और अचानक डांस करना शुरू कर देता है। वो अपनी पसंदीदा फिल्म के डांस स्टेप्स की नकल करने लगता है। कुछ ही पल बाद आइडा भी उसका साथ देने लगती है। धीरे धीरे उनकी अजीब ऊर्जा पूरे कमरे में फैलने लगती है और देखते ही देखते बाकी लोग भी डांस में शामिल हो जाते हैं। पूरी पार्टी का माहौल अचानक पागलपन और अराजकता में बदल जाता है। इसी बीच फ्रैंक एक ग्लास उठाता है, उसे अजीब तरीके से चबाने लगता है और फिर उसमें भरा ड्रिंक मजाकिया अंदाज में चारों तरफ उड़ा देता है। अब वो पार्टी किसी सामान्य समारोह जैसी नहीं,
बल्कि एक अजीब और डरावने सपने जैसी लगने लगती है। उसी पल पुलिस अचानक पार्टी के अंदर घुस आती है और देखते ही देखते पूरा माहौल अफरा-तफरी में बदल जाता है। इसी दौरान आइडा की नजर डिटेक्टिव जेक से मिलती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं, मानो उनके बीच कोई पुराना और अनकहा रिश्ता हो जिसे वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हों। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर हिंसा में बदल जाता है। एक पुलिस अधिकारी बिना देर किए फ्रैंक पर झपट पड़ता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। फ्रैंक भी तुरंत पलटवार करता है। उसका वार इतना जोरदार होता है कि अधिकारी के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में बाकी पुलिस वाले फ्रैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी आइडा बिजली की तेजी से आगे बढ़ती है, जमीन पर गिरी बंदूक उठा लेती है और सबको पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। अब हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण में थे। आइडा साफ कहती है कि अगर किसी ने फ्रैंक को छूने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तनाव लगातार बढ़ता जाता है। वो भीड़ को काबू में रखने के लिए रॉनी तक को धमकी दे देती है। रॉनी उसे शांत करने और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आइडा उसकी बात काट देती है। वो कहती है कि असली समस्या रॉनी नहीं है। इसके बाद आइडा सबके सामने लुपिनो और पुलिस के बीच के भ्रष्ट रिश्ते को उजागर करने लगती है। वो उन महिलाओं के बारे में भी बोलती है जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। उसकी बातें सुनकर पूरे कमरे में बेचैनी और डर फैलने लगता है। तभी एक आदमी चुपके से साइड वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। आइडा तुरंत दीवार की तरफ गोली चलाती है। गोली की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है और वो आदमी वहीं रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आइडा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती रहती है, तभी एक और पुलिस अधिकारी पीछे से धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। घबराहट में आइडा ट्रिगर दबा देती है और हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक ऊपर लटक रहे भारी झूमर को नीचे खींच देता है। एक जोरदार धमाके के साथ झूमर गिरता है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और उसी अंधेरे और भगदड़ के बीच फ्रैंक और आइडा भीड़ में गायब हो जाते हैं। बाहर सड़क पर पहुंचने के बाद आखिरकार माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन आइडा अंदर से हिल चुकी होती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। फ्रैंक उसे समझाता है कि उनकी दुनिया में कभी कभी जिंदा रहने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। इसी भावुक पल में दोनों अचानक एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन तभी डिटेक्टिव जेक सामने आ जाता है। वो बंदूक तानता तो है, लेकिन ट्रिगर दबा नहीं पाता। उसकी झिझक देखकर फ्रैंक और आइडा हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और फिर दोनों एक बार फिर अंधेरी रात में गायब हो जाते हैं। जब तक पुलिस उस सुनसान इमारत तक पहुंचती है, तब तक फ्रैंक और आइडा बहुत दूर निकल चुके होते हैं। अब दोनों शहर से दूर एक शांत खलिहान में छिपे होते हैं, जहां लंबे समय बाद उन्हें पहली बार सुकून के कुछ पल साथ बिताने को मिलते हैं। इसके बाद फ्रैंक और आइडा एक कार चुराने में कामयाब हो जाते हैं और शहर को पूरी तरह छोड़कर दूर निकल जाते हैं। अगले शहर में पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी एक अजीब आजादी में बदलने लगती है। वे साथ में फिल्में देखते हैं, नई नई जगहों पर घूमते हैं और अपनी इस अनोखी यात्रा की याद के तौर पर टैटू तक बनवाते हैं। लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें अब भी संघर्ष करना पड़ता है। पैसों के लिए वे अक्सर सार्वजनिक फाउंटेन में उतरकर सिक्के इकट्ठा करते हैं। उधर शहर में कॉर्नेलिया टीवी और अखबारों में उनकी खबरें देखती है। पार्टी में दिए गए आइडा के बेबाक भाषण के बाद वो अनजाने में एक बड़े आंदोलन का चेहरा बन चुकी होती है। देश भर में महिलाएं उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगती है। वे अपने चेहरे और जीभ पर उसी तरह रंग लगाने लगती है जैसे आइडा के शरीर पर निशान थे। धीरे धीरे पूरा माहौल विद्रोह और अशांति में बदलने लगता है। ये खबर आखिरकार लुपिनो तक भी पहुंच जाती है। गुस्से से भरा लुपिनो क्लाइड और जेम्स पर बरस पड़ता है, क्योंकि वे इस खतरे को खत्म करने में नाकाम रहे थे। जेम्स सफाई देते हुए कहता है कि उन्होंने आइडा को पहले ही मार दिया था, लेकिन लुपिनो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ठंडे गुस्से में वो वही जेम्स को गोली मार देता है। इसके बाद वो क्लाइड को आदेश देता है कि इस बार काम पूरी तरह खत्म होना चाहिए और सबूत के तौर पर वो खासतौर पर आइडा की जीभ लाने को कहता है। तभी एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। लुपिनो अपने पुराने शिकारों के शरीर के हिस्सों को कांच के जार में संभाल कर रखता था। इधर दूसरी तरफ ना डिटेक्टिव जेक को अपडेट देती है कि फ्रैंक और आइडा आखिरी बार फ्रेडोनिया में देखे गए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो जेक से पूछती है कि पार्टी के दौरान उसे आइडा इतनी जानी पहचानी क्यों लगी थी। जेक तुरंत सवाल टाल देता है और ऐसा दिखाता है मानो वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद मना दोनों की गतिविधियों का ध्यान से अध्ययन करती है। वो उन सभी शहरों को नक्शे पर जोड़ती है जहां फ्रैंक और आइडा गए थे और तभी उसे एक पैटर्न समझ आता है। वे लगातार उन जगहों पर जा रहे थे जो रॉनी की फिल्मों से जुड़ी हुई थी। उनकी आखिरी लोकेशन को देखकर मना अगली मंजिल का अंदाजा लगा लेती है, नियाग्रा फॉल्स। इसी दौरान फ्रैंक और आइडा सच में नियाग्रा फॉल्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते भर फ्रैंक उत्साह से उस जगह से जुड़ी रॉनी की फिल्म के बारे में बातें करता रहता है। वो चाहता है कि आइडा भी उसी खुशी और जुनून को महसूस करे जो वो करता है। तभी अचानक आइडा हल्के अंदाज में उनकी सगाई के बारे में पूछ बैठती है।
फ्रैंक बिना एक पल रुके तुरंत एक खूबसूरत प्रेम कहानी गढ़ देता है। वो बताने लगता है कि कैसे उसने बेहद रोमांटिक तरीके से आइडा को प्रपोज किया था, एक ऐसा पल जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन उसी समय पीछे से एक पुलिस कार उनका पीछा करने लगती है। खतरा महसूस होते ही आइडा गाड़ी सड़क किनारे रोक देती है। फ्रैंक जल्दी से अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब पुलिस अधिकारी गाड़ी के पास आता है तो आइडा बिल्कुल शांत रहकर तुरंत एक कहानी बना देती है। वो कहती है कि फ्रैंक उसका बीमार चाचा है और वे सिर्फ इलाज के लिए सफर कर रहे हैं। वो उम्मीद करती है कि इससे मामला वही खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि आइडा के पास पहचान पत्र नहीं होते, इसलिए अधिकारी उसे गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश देता है। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। अधिकारी उससे बदतमीजी से पेश आता है और तलाशी लेते वक्त उसकी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखता। और तभी हालात खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। जैसे ही अधिकारी जरूरत से ज्यादा करीब आने लगता है, फ्रैंक तुरंत गाड़ी के अंदर से प्रतिक्रिया देता है। वो खिड़की के पार से गोली चला देता है, इससे पहले कि स्थिति और खराब हो पाती। लेकिन इसके बाद सब कुछ पूरी तरह बिखर जाता है। डर, गुस्से और घबराहट में आइडा अपना नियंत्रण खो बैठती है। वो उग्र होकर अधिकारी पर टूट पड़ती है और हिंसक तरीके से हमला करने लगती है। उसी समय दूसरी पुलिस कार से एक और अधिकारी बाहर निकलता है और गोली चला देता है। गोली आइडा के कंधे में लगती है। फ्रैंक बिना देर किए जवाबी हमला करता है और आइडा को बचाने के लिए उस अधिकारी को भी रोक देता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। घबराहट और हिंसा के बीच आइडा पहले अधिकारी की बंदूक छीन लेती है और खुद हथियार अपने कब्जे में ले लेती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भागना। दोनों तुरंत पास के घने जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। शाम तक वे अगले शहर पहुंच जाते हैं और एक और सुनसान टूटी हुई इमारत में छिप जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि डिटेक्टिव जेक, मना और क्लाइड भी उसी इलाके में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे उनके करीब आते जा रहे हैं। इधर छिपने की जगह के अंदर आइडा मानसिक रूप से टूटने लगती है। उसे अपने किए हर काम का अपराध बोध सताने लगता है। उसे महसूस होता है कि मैरी का प्रभाव अब भी उसके अंदर मौजूद है और वही उसे लगातार हिंसा की तरफ धकेल रहा है। उसके विचार बिखरने लगते हैं। वो उलझी हुई बातें करने लगती है और फिर अचानक बाहर चली जाती है। गुस्से और दर्द से भरी आइडा आसमान की तरफ बंदूक चलाती है। गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है और यही आवाज किसी और तक भी पहुंच जाती है। जेम्स उस आवाज को सुन लेता है और उसी दिशा में बढ़ते बढ़ते आखिरकार उन्हें ढूंढ निकालता है। जैसे ही वो सामने आता है, आइडा तुरंत उस पर बंदूक तान देती है और उसे अपना हथियार नीचे फेंकने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जेम्स लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो शांत आवाज में बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि वे सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं और वो समझता है कि आइडा को इन सब हालात में जबरदस्ती धकेला गया था। जेम्स अपने किए पर पछतावा भी जताता है। वो मानता है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी गलती थी। फिर वो आइडा से माफी मांगते हुए कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है, इससे पहले कि सब कुछ और ज्यादा भयानक हो जाए। उसी पल मना वहां पहुंच जाती है और आते ही फ्रैंक पर गोली चला देती है। हालात अचानक पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। जेम्स तुरंत बीच में आकर सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो आइडा को उसके असली नाम से पुकारता है, मानो उसे उसकी पुरानी पहचान याद दिलाना चाहता हो। लेकिन आइडा की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक होती है। वो बिना झिझक जेम्स पर गोली चला देती है। गुस्से में वह उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपने केस को खुद बर्बाद किया था, क्योंकि उसने गवाहों को भी इस भ्रष्ट खेल का हिस्सा बनने दिया। इसी अफरातफरी के बीच दूर से पुलिस सायरन की आवाजें और तेज होने लगती है। मौका देखकर आइडा फ्रैंक को लेकर वहां से भाग निकलती है। भागते वक्त फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर जेम्स सच में था कौन, लेकिन आइडा ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहती है, उसे कुछ याद नहीं। इधर दूसरी तरफ दोनों फिर से एक गाड़ी चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ समय बाद मना जेम्स का सामना करती है और उससे आइडा के बारे में सवाल पूछती है। अपराध बोध से टूटा हुआ जेम्स आखिरकार सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसे पूरा यकीन था कि आइडा मर चुकी है। फिर वो आइडा की असली कहानी सामने लाता है। आइडा कभी लुपिनो केस का हिस्सा थी। वो उन कई महिलाओं में से एक थी जो अपराधी गिरोह के आसपास रहकर पुलिस के लिए गुप्त जानकारी इकट्ठा करती थी। जैसे जैसे जांच पूरी होने लगी और लुपिनो पकड़े जाने के करीब पहुंच गया, अचानक ऊपर से दबाव डालकर पूरा केस बंद करवा दिया गया। ये सब देखकर आइडा टूट गई थी। बाद में वो गुस्से और बेबसी में जेम्स के ऑफिस पहुंची थी, जहां उसने उससे केस दोबारा शुरू करने की विनती की थी। धीरे धीरे उनके बीच रिश्ता निजी हो गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि जेम्स खुद पहले ही भ्रष्ट हो चुका था। वो रिश्वत ले रहा था और कभी सच में आइडा की मदद नहीं कर पाया। इसके बाद उस ऑपरेशन में शामिल बाकी महिलाओं की लाशें मिलने लगी और हर शव से उनकी जीभ काटी गई थी। ये याद करते हुए जेम्स पूरी तरह टूट जाता है। पछतावे में डूबा हुआ वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। फिर वो अपना बैज उतारकर मना को सौंप देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्लाइड छिपकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। उधर दूसरी तरफ सफर के दौरान आइडा
अचानक गाड़ी रोक देती है। वो देखती है कि फ्रैंक की हालत तेजी से बिगड़ रही है। उसकी चोट से लगातार खून बह रहा होता है। अब आइडा समझ जाती है कि समय बहुत कम बचा है। वो तुरंत गाड़ी मोड़ देती है क्योंकि उसे ठीक ठीक पता होता है कि अब फ्रैंक को कहाँ ले जाना है। कुछ समय बाद मना और जेम्स को खबर मिलती है कि वे दोनों प्राणी इंडियाना के पास एक गैस स्टेशन के आसपास देखे गए हैं। जेम्स तुरंत मना से कहता है कि वो बाकी पुलिस वालों को आइडा पर जानलेवा हमला करने से रोके। शाम होते होते पुलिस गैस स्टेशन के आसपास लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है, जबकि मना अकेले ही पास के एक सिनेमा की तरफ बढ़ती है। उसी दौरान फ्रैंक और आइडा भी वहां पहुंच जाते हैं। थिएटर जैसे माहौल के अंदर पहली बार फ्रैंक आइडा से एक बड़ा सच कबूल करता है। वो मानता है कि उसे आइडा पहले से जानता तक नहीं था। उससे मिलने से पहले उसने उसे सिर्फ कब्र से बाहर निकाला था। बाहर खड़ी मना चुपचाप उनकी गाड़ी के पास पहुंचती है और अनजाने में फ्रैंक की ये पूरी बात सुन लेती है। ये सच्चाई सुनकर आइडा अंदर तक हिल जाती है। उसे घबराहट होने लगती है और वो वहां से दूर हट जाती है। फ्रैंक तुरंत उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे अब भी साथ मिलकर नई जिंदगी बना सकते हैं। वो अपने प्यार का इजहार करता है और लगातार उसे द ब्राइड कहकर पुकारता है, लेकिन आइडा इस पहचान को साफ ठुकरा देती है। वो कहती है कि वह किसी की दुल्हन बनकर अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। फ्रैंक फिर भी रुकता नहीं। वो जुनूनी अंदाज में अपने प्यार का दावा करता रहता है और एक अजीब असहज तरीके से आइडा को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। इसी बीच मना धीरे धीरे उनके और करीब आ जाती है और तभी क्लाइड भी वहां पहुंच जाता है। आइडा एक बार फिर साफ शब्दों में फ्रैंक का प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो कहती है वो किसी की दुल्हन नहीं बनेगी। ये सुनकर फ्रैंक अचानक हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल एक गोली चलती है। क्लाइड ने फ्रैंक के सिर में गोली मार दी थी। फ्रैंक तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। चारों तरफ पुलिस तेजी से इलाके को घेर लेती है। फ्रैंक को इस हालत में देखकर आइडा पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वो चीखने लगती है, हवा में गोलियां चलाती है और फिर फ्रैंक के शरीर को जबरदस्ती गाड़ी में डाल देती है। इसके बाद वो पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलती है। भागते वक्त उसकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां उसका पीछा करने लगती है और उसकी कार पर गोलियां बरसाने लगती है। आइडा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन तभी सामने से एक और पुलिस कार रास्ता रोक लेती है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है। अचानक वो गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर देती है और सड़क छोड़कर लंबी घास वाले इलाके में गाड़ी मोड़ देती है। अंधेरे और घास के बीच उसकी गाड़ी पुलिस की नजरों से गायब हो जाती है। आखिरकार काफी दूर जाकर आइडा गाड़ी रोकती है। वो कांपते हाथों से फ्रैंक को चेक करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फ्रैंक मर चुका था। उसी खामोशी में आइडा फिर से मैरी की आवाज सुनती है। मैरी उसे द ब्राइड कहकर बुलाती है और उसे बधाई देती है कि आखिरकार उसने उस पहचान को पूरी तरह अपना लिया है। कुछ समय बाद आइडा आखिरकार इंस्टीट्यूट पहुंचती है और सीधे कॉर्नेलिया से मांग करती है कि वो किसी भी कीमत पर फ्रैंक को वापस जिंदा करे। उधर मना भी आइडा की हरकतों का पीछा करते हुए चुपचाप इंस्टीट्यूट में घुस जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि क्लाइड भी परछाइयों में छिपकर सब पर नजर रख रहा है। अंदर कॉर्नेलिया आइडा की मांग ठुकरा देती है। वो साफ कहती है कि किसी को दोबारा जीवित करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अब आइडा पूरी तरह टूट चुकी थी। दर्द, गुस्से और बेबसी में वो अपनी बंदूक निकाल लेती है और पहली बार खुलकर स्वीकार करती है कि वो फ्रैंक से प्यार करने लगी थी। इसी बीच इंस्टीट्यूट के बाहर पुलिस की गाड़ियां इकट्ठा होने लगती हैं। तनाव भरे माहौल में कॉर्नेलिया एक बेहद दर्दनाक सच बताती है। वो स्वीकार करती है कि उसने भी कभी अपने मरे हुए पति को वापस जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो वापस लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। उसे अपनी यादें याद नहीं थी और उसका व्यवहार खतरनाक और अनियंत्रित हो गया था। आखिरकार कॉर्नेलिया को खुद उसकी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है और तभी क्लाइड इस अफरातफरी का फायदा उठाकर छिपने की जगह से बाहर आता है। बिना चेतावनी दिए वो आइडा पर कई गोलियां चला देता है। लगभग उसी पल पुलिस भी अंदर घुस आती है और गोलियां चलाने लगती है। कॉर्नेलिया सदमे में देखती रह जाती है, जबकि आइडा बार बार गोलियों से घायल होकर आखिरकार फ्रैंक के शरीर पर गिर पड़ती है। मना लगातार चिल्लाकर पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करती है और काफी देर बाद जाकर गोलियां रुकती है। इसके बाद मना पूरे इलाके को सील करने का आदेश देती है और पुलिस को क्लाइड का पीछा करने के लिए भेजती है, जो फायर एग्जिट से भागने की कोशिश कर रहा होता है। शुरुआत में अधिकारी उसकी बात मानने में हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर मना जेम्स का बैज दिखाकर पूरे हालात पर अपना नियंत्रण साबित कर देती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब मना कॉर्नेलिया से कहती है कि वो बाहर इंतजार करेगी ताकि कॉर्नेलिया को ये सब सहने के लिए थोड़ा समय मिल सके। इसी दौरान ग्रेटा इस पूरी दुखद कहानी की तुलना रोमियो एंड जूलियट से करती है, लेकिन कॉर्नेलिया किसी भी तरह का दिलासा स्वीकार नहीं करती। बाहर आखिरकार पुलिस क्लाइड को पकड़ लेती है। उसी समय मना इंस्टीट्यूट की छत की तरफ देखती है, जहां एक अजीब सी बिजली जैसी चमक दिखाई दे रही होती है। अंदर फ्रैंक और आइडा के शरीर एक साथ पड़े होते हैं।
और उनकी उंगलियां एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उधर दूसरी तरफ जेम्स आखिरकार लुपिनो को उन विद्रोही महिलाओं के हवाले कर देता है ताकि उन्हें अपने लंबे समय से इंतजार किए गए बदले का मौका मिल सके। और इसी के साथ ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे प्यार, दर्द, पछतावा और अनगिनत अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, जिन्हें शायद लोग बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। और ऐसे ही शानदार मूवी ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।